हम उससे कहना चाहते कि तुम्हारी पार्टी की बात तो खोजो, तो तुमने क्या किया है। पहले मंत्री बने हैं मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बने श्री अरुण शौरी, और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। बोलिए, थूक के चाटा। उन्होंने वहाँ अम्बेडकर के खिलाफ भाषण दिया और उनकी पुस्तक भी छपी बाद में। संघ को बढ़ाने वाली कांग्रेस है, आज़ादी के बाद की कांग्रेस। वो एक तो है कि संघ एक ऐसे मित्रों की जमात है जो कि बड़ी बड़ी ताकत है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वो व्यवहार नहीं किया है सत्ता का मद में। संघ को बढ़ाने वाली कांग्रेस है, आज़ादी के बाद की कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी क्या कभी भी मोर्चे पे ईमानदार रही है? उनका परिवार ही कांग्रेस को मिटाने वाला माना जाएगा। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ समाजवादी चिंतक और समाज सोशलिस्ट रघु ठाकुर जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि मतलब जो समाजवाद आज किस रूप में है, पक्ष जिस हालत में है वो क्या कर रही है, वो सही कर रही है, गलत कर रही है, हम ये रघु ठाकुर जी से जानना चाहेंगे। जो समाजवाद के संगठन कुछ दिखते हैं, बड़े संगठन हैं या जो सरकारों के साथ है, सरकारों में हैं, उन्होंने अपने आप को कुछ थोड़ा सा गिराया है जिससे कि आम धारणा उनके बारे में बिगड़ी है। वो कई बार आम आदमी महसूस नहीं करता है कि समाजवाद की विचारधारा में और समाजवाद के संगठन में फर्क भी हो सकता है। तो जो वास्तव में समाजवादी विचार को लेकर चलने वाले लोग हैं, आज भी वो जीवन जी रहे हैं, उनकी संख्या कम नहीं है। हम कहते हैं लोगों से कि लोगों में बिगाड़ा है, मानते हैं। हमारे साथी एक जमाने के रहे हैं, मुलायम सिंह यादव थे, अब उनके बेटे हैं अखिलेश जी हैं, वहाँ लालू जी हैं, कुछ समय हम लोग साथ में नीतीश कुमार भी रहे हैं। तो अगर इनके कार्यकाल में या इनकी सरकार में या इनके आचरण में कुछ समाजवादी कसौटी पे कमियाँ लगती हैं तो व्यक्ति की है ना, ये विचारधारा की नहीं है। 1960 के दशक में लोहिया जी का मतलब भारत पाकिस्तान को लेकर एक महासंघ बनाने का एक उन्होंने प्लानिंग की थी। आज संघ अखंड भारत की बात करता है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी शामिल है। तो क्या ये इसमें इन दोनों इसमें कोई समानता है या ये सिर्फ कल्पना की चीज़ है? देखिए, संघ क्या है कि संघ के बारे में जो मेरी समझ है, जो पढ़ के भी है, जो कुछ समय हम लोग साथ में रहे हैं उसमें भी है, वो एक तो है कि संघ एक ऐसे मित्रों की जमात है जो कि बड़ी बड़ी ताकत है। वो जो बता रही है कि जिनके मन में वैसे है कि एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसका एक सपना बन गया है। पहले वो सपना एक सीमित लोगों का था, अब वो थोड़ा फैल गया है। उसके फैलने के भी बड़े कटु सत्य हैं जिनकी बारे चर्चा मैं आपसे करूँगा। पर बहरहाल अभी जो चर्चा जो आपने अभी जो बात शुरू की भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, तो वो जो अखंड भारत की चर्चा करते हैं तो उनके मन की जो भाव है वो भाव एक उस पुराने भारत का है। तो एक भारत की सांस्कृतिक कल्पना है जो उस पुराने ज़माने की है कि जब दुनिया कभी बहुत छोटी थी, एक थी वगैरह वगैरह थी। कहीं मुर्गा के तट पे आरे लोग बसते थे, फिर वहाँ से फिर यहाँ आए होंगे खोज। अब आप कल्पना करिए कि अगर हमारे हिंदुस्तान की आबादी 1947 में हम लोग 30 करोड़ थे, तो 5000 साल में कितनी आबादी रही होगी? 10,000 साल में कितनी आबादी रही होगी? पर 50 लाख 25 लाख की तो ये सारा इलाका होगा। तो इसलिए वो जो कल्पना है वो कल्पना वो कहते हैं, उसमें दो कारण हैं। एक तो ये कि वो बरहमेश अपने मतदाता वर्ग को रिझा के रखने के लिए या समूह को बना के रखने के लिए एक नया सुगुफा खोजते हैं। पहले सुगुफा था हिंदू राष्ट्र का, एक सुगुफा हो गया राम मंदिर का, अभी चल रहा है मथुरा का, काशी का, अब चल रहा है मथुरा के कृष्ण का, फिर बीच में और जगह जगह शुरू हुए। हम मानते हैं कि हमारे देश के मुस्लिम भाइयों ने भी बड़ी गलतियां की है, जिन्ना ने बड़ी गलती की है, आज पछता रहे होंगे। जिन्ना ने तो तब भी पछताए थे। अगर उन्होंने इस बंटवारे की जिद नहीं की होती, महात्मा गांधी की बात मान ली होती, तो आज इतिहास क्या होता है।
गांधी की हत्या शायद नहीं हुई होती, क्या होता। उसके बाद में लोहिया ने भारत पाक महासंघ की चर्चा की, उसको भी नहीं माना। और अगर इसको भी मान के एक महासंघ बन जाता तो जो तेरी ये समस्याएं हैं अखंड भारत की और जो आप देख रहे हैं फिरका परस्ती की, सांप्रदायिकता की, जमीन की, सीमा की, ये जो आतंकवाद की, ये सारी समस्या होती नहीं। और आज भी अगर भारत और पाक का बांग्लादेश का महासंघ बन जाए, हमने एक प्रयास किया था, और ये सारी जो समस्याएं जो संकीर्णता की हैं खत्म हो जाएंगी। तो उस बड़े सपने को कैसे धूमिल करें, तो इसके लिए कभी लोग अखंड भारत की चर्चा करते हैं। अखंड भारत की चर्चा करने वाले लोग हमने अखंड भारत की कल्पना क्या है ये वो बता नहीं पाते। दूसरा, सांस्कृतिक एकता और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद दोनों फर्क है। निस्संदेह इस सारे एशियाई भूभाग के बड़े इलाके में सांस्कृतिक एकता रही है। बीजेपी को ये उम्मीद थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो अपनी हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है उसको छोड़ेगा। इसी वजह से 1974 में उन्होंने उनको समर्थन दिया था, और जो फिर बाकी जो बात की जो है आपातकाल लगा, उसके बाद जो चुनाव हुआ, फिर मिलकर सरकार बनाई। इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए क्या है कि आपके प्रश्न का मतलब मैं समझ रहा हूँ, और कुछ लोग इस प्रकार के आरोप आजकल हमारे मित्र लोग लगा रहे हैं, पर वो अपने पिता के ही द्रोही हो गए। हमारे एक मित्र हैं जो पहले बीबीसी में थे, नाम तो मैं नहीं लूँगा पर नाम आप जान जाएंगे, उनका जानते ही होंगे उनका, उन्हें कुछ लेख वगैरह इस पर लिखे हुए हैं। ये कमज़ोर मान सकता है। जब 1967 में डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद की रणनीति बनाई थी, क्योंकि कांग्रेस की अक्षुण्ण सत्ता थी, कांग्रेस की कोई सुनते नहीं थी, और कांग्रेस के मित्र लोग कभी इस पर प्रायश्चित भी नहीं करते कि उन्होंने क्या क्या गुनाह किए। डॉक्टर लोहिया को कानपुर की जेल में पटक करके, बांध करके उनका अंगूठा लगवाया गया। क्या ये लोकतंत्र था? और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपका कानून ही गलत है। जो ब्रिटिश काल का कानून था उस कानून को लागू किया था। पर जब उन्होंने रणनीति बनाई लोहिया ने, तो उस समय आरंभिक के दिनों में सीपीआई भी शामिल थी, सीपीआई सरकार में भी रही है। लोहिया ने तो ये कहा था कि एक कार्यक्रम के आधार पर मोर्चा बनाओ, और उस कार्यक्रम के आधार पर मोर्चा बने, वो कार्यक्रम पूरा करे तो सरकार चलाओ, तो गिरा दो। 77 में जेपी का जब मूवमेंट हुआ तो जेपी का मूवमेंट तो बाद में शुरू हुआ। दरअसल स्थिति तो ये थी कि 74 में एक आंदोलन चला था गुजरात में, वो खाने की थाली में उसकी थाली को लेके था। फिर वो महंगाई के खिलाफ बढ़ा, फिर वो करप्शन के खिलाफ हुआ। उस समय तक तो जेपी आंदोलन में थे ही नहीं। जेपी ने तो बिहार के लोगों ने उनसे कहा भी, तूने मना करके हम नहीं पढ़ रहे इसमें, वो तो सर्वोदय में थे। जब गुजरात का आंदोलन एक निर्णायक बोर्ड पर पहुंच के सफल हुआ, तो जेपी ने बयान दिया कि गुजरात के नौजवानों ने मुझे राय दिखाई है, और फिर आंदोलन शुरू हुआ। उस समय पर संघ के लोगों ने कहा था कि संघ तो एक सांस्कृतिक संस्था है, हमारा कोई लेना देना सियासत नहीं है, और ये कह के वो उसमें शामिल हुए और जेपी ने उनको माना। बाद में जेपी को भी महसूस हुआ होगा कि साहब ये निर्णय जो था या इनका जो वायदा था वो सही नहीं था। त्रुटि दूसरी जगह हुई। मैं मानता हूँ कि त्रुटि जेपी की दूसरी जगह हुई। देखो जेपी का लोहिया का फर्क है दानिश भाई इसमें। लोहिया ने लिखा कि समाजवाद की पार्टियों को कभी खत्म मत करना। उनके शब्द बताओ, खूंटा गाड़ के रखना, कहीं भी जाओगे पर शाम को खूंटी पर आओगे, तो विचार का खूंटा मत तोड़ना। पर 77 में एक ऐसी प्रक्रिया बन गई, हम लोग नहीं चाहते थे कि पार्टी का मर्जर हो। हम लोगों ने भी जेपी को जेल से चिट्ठी लिखी थी, हम इंदौर जेल में बंद थे, तो हमने चिट्ठी लिखी जेपी को, और उसे कहा था कि अनुरोध किया था कि भाई ये पार्टी मत बनाइए, मोर्चा बना दीजिए। पर जयप्रकाश जी के साथ भी जो सरकार ने किया था, उस अमानवीय व्यवहार की आप कल्पना कर सकते हैं? क्या जयप्रकाश राष्ट्रद्रोही थे? जो जयप्रकाश इंदिरा जी के पिता जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे, छोटे बड़े भाई का रिश्ता था, जो जयप्रकाश ने 42 के आंदोलन में जेल तोड़ के राजा जी के लिए काम किया था, वो क्या राष्ट्रद्रोही थे?
जिस जयप्रकाश को श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की लड़ाई के समय सारी दुनिया में दूध बना के भेजा था, वो राष्ट्रपति थे। जिस जयप्रकाश को अस्पताल में रख के किडनी का मरीज बना दिया गया और जब मरणासन हुए तब उनके लिए छोड़ा गया, तो क्या ये उनके साथ में नहीं आया और अच्छा व्यवहार था? तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वो व्यवहार नहीं किया, सत्ता का मद। मैं आज भी मानता हूं कि इंदिरा गांधी व्यक्तिगत रूप से तानाशाह नहीं थी, परंतु इंदिरा गांधी जो बेटे के प्रभाव में आ गई, उस प्रभाव ने इंदिरा गांधी के लिए रास्ते को बिगाड़ दिया। तो 77 का जो आपने चर्चा किया, वो जेपी की कोई भूल नहीं थी। हम तो कांग्रेस से पूछते हैं कि भाई ये अवसर आपने दिया ही क्यों? आपने जेपी से बात क्यों नहीं की? कांग्रेस पार्टी क्या कभी भी मोर्चे में ईमानदार रही है? मैं आपको राइट फ्रॉम 1947 से बता सकता हूँ। ये जो पाकिस्तान बना है, ये जो जिन्ना को ताकत मिली है, इस ताकत मिलने के पीछे एक बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी की गलती है। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर चुनाव लड़ी है और उस चुनाव तक मुस्लिम नाम की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी मुस्लिम लीग थी, ठीक है। जिन्ना को ऐसा नहीं था। जिन्ना तो बाद में वहाँ गए हैं, वरना इंग्लैंड में थे, आए और नहीं, उसके बाद भी उनको पहले लोगों ने यहाँ स्वीकार नहीं किया था। जवाहरलाल जी ने क्यों उस समझौते को तोड़ा? आप मिलकर चुनाव लड़े थे ना। आपने रातों रात कैसे फैसला कर लिया बगैर पूछे गांधी जी से कि हम मुस्लिम लीग के साथ नहीं रहेंगे, अलग हो जाए? बताइए हमको। अगर ये फैसला नहीं किया होता, पाकिस्तान बनते ही नहीं। जिन्ना की कोई ताकत नहीं थी। उस फैसले से, मुस्लिम लीग के हटने से और आपके सत्ता से उनको हटाने से एक माइंडसेट जो था मुस्लिम का, वो जिन्ना के साथ चला गया। ये गलती थी ना। जिन्ना कोई एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं था। जिन्ना मुसलमान के नेता थे ही नहीं। तो आपने उनको मौका दिया। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनने कांग्रेस के मैंडेट को ठुकराया और वो जाके सरकार में मुस्लिम लीग के साथ शामिल रहे, उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आपने बाद में संविधान सभा का मेंबर बना के और उनके लिए आपने मंत्री बनाया। तो ये भाजपा या जनसंघ जो है कांग्रेस की देन है। हिंदुस्तान में संघ को बढ़ाने वाली कांग्रेस है, आज़ादी के बाद की कांग्रेस। 80 का जो मैंने आपसे कहा है, सारा का सारा जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है हिंदुस्तान का, देखिए इसमें बस्तर है, तेलंगाना है, आंध्र का इलाका है, झाबुआ है एमपी का, झारखंड है, वहाँ झाड़ग्राम था बंगाल का, ये है राजस्थान का था। इस सारे ट्राइबल बेल्ट में कौन सी पार्टी थी? सोशल पार्टी। बस्तर में हमारे 4-5 विधायक जीते थे, 100-200 रुपये का जीते थे। हिंदुस्तान में विकल्प कौन था? कांग्रेस या समाजवादी पार्टी। आपने समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए संघ को बढ़ाया, जनसंघ को बढ़ाया, भाजपा को बढ़ाया। तो भाई ये तो आप दे रहे थे ना। आप ये बताइए, आज भी आपको लोहिया के नाम से चढ़ है, आपको जेपी के नाम से चढ़ है। अटल जी आपके आदर्श हैं। क्या अटल जी संघ के नहीं थे? क्या उस बजट को गिराते समय अटल जी ने भाषण नहीं दिया कि कहाँ बनेगा मंदिर? जब मैदान खाली हो तब तो बनेगा। ये तो भाषण था ना। फिर बताएं कांग्रेस वाले। तो ये जो पाप कर रही है ना, ये कांग्रेस पार्टी है। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि देखो, तुम्हारा जीवन का ये निर्णायक क्षण है। अब उनकी उम्र जिस जगह पहुंच रही है, वो अब धीरे धीरे उस दौर से जा रहे हैं कि इस दौर से बाहर हो सकते हैं। और उनका परिवार ही कांग्रेस को मिटाने वाला माना जाएगा। इतिहास में काले शोक के चेहरे पुतेगी। जो गलतियां पाप आपने की, उनको हम भूलने को तैयार है। तो कांग्रेस समाजवादी खुद बनने की कोशिश कर रही है, ऐसा है? कांग्रेस कभी समाजवादी बन नहीं सकती। समाजवादी से दोस्ती तो कर सकती है, पर बन नहीं सकती। इसलिए नहीं बन सकती कि कांग्रेस का जो शीर्ष और है ढांचा है, इससे बहुत फर्क है। देखिए, हमारा मस्तिष्क है, पर मस्तिष्क में और शरीर में एक संतुलन है ना। कांग्रेस में संतुलन नहीं है। अच्छा, ये अभी जनगणना का सवाल आया, जाती जनगणना का सवाल। मैं उसी में जाने वाला था कि जाति जनगणना को आप बताइए कि 2014 तक तो कांग्रेस पार्टी थी ना। और जब उनके कार्यकाल में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और ये प्रस्ताव आया था कि जाति की जनगणना होना चाहिए, हम लोग तो शुरू से मान रहे हैं। हम तो लोहिया वाले लोग हैं। हम लोग ने तो आरक्षण का समर्थन किया है, जाति की जनगणना का समर्थन किया है, आज भी कर रहे हैं। मंडल कमीशन के
मनरेगा कमीशन किया है, उसके पहले काल कमीशन किया है। और हिंदुस्तान में तो अगर मांग के साथ ही जाति के इस तंत्र को तोड़ने का कोई सबसे पहला काम किया है तो लोहिया ने किया ना। बताइए कि डॉक्टर लोहिया की इमरजेंसी के पहले और सोशल उनकी पार्टी की इमरजेंसी के पहले हिंदुस्तान की सारी पार्टियों तो एक ही जाति के थे, अध्यक्ष लोग थे। दीनदयाल जी थे, जवाहरलाल जी थे, नबूद्दीन पाद थे, ऐसे डांगे थे। देखिए ये सच्चाई है ना, इसको लोहिया ने तोड़ा ना। आज जितने भी देश के नेता हैं बैकवर्ड क्लास के नेता, किसने पैदा किए? वो मुलायम सिंह रहे हो, देवीलाल जी रहे हो, चरण सिंह रहे हो, नीतीश कुमार हो, देवगौड़ा हो, आपके लालू जी हो, मुलायम सिंह हो, बिजू, सारे के सारे लोग तो पूरे देश भर में उन्हीं की पैदाइश थे ना। तो हम तो इसके पक्ष में थे, परंतु आपने तो विरोध किया ना। आपने क्यों नहीं कराई जनगणना? आज जो आप कह रहे हैं, आप जातिगत जनगणना की बात कर अब आप बात कर रहे हैं, और आप जो बात कर रहे हैं उस बात को आप जिस ढंग से कह रहे हैं उससे पता नहीं देश में मैसेज किया जा रहा है। भाजपा लगातार संविधान से सेकुलर शब्द हटाने को लेकर बात करती रहती है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था है संघ, उसका बस चलेगा और उसको अगर 3/4 बहुमत मिल जाएगा तो संविधान में बदलाव करेगी। और जो हमारी जानकारी है कि एक दस्तावेज, और हमारे एक साथी ने नागपुर से वो दस्तावेज को भेजा था एक बार, हमारी जानकारी में है, तो अभी उस स्थिति में वो पहुँचे नहीं ताकत के हिसाब से। हाँ, नव करेंगे। दूसरा ये है कि जिस प्रकार के उनकी सरकारों के उनके जो काम हो रहे हैं वो संकेत क्या दे रहे हैं? वो संकेत तो यही दे रहे हैं कि वो इस संविधान के लिए किसी तरीके से बदलना चाहते हैं। संविधान को मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई संविधान कोई हमारे यहाँ अंतिम किताब है, कोई गीता है, कुरान नहीं है, परंतु वो बदलाव क्या होना चाहिए। हमारा वजन है 73 किलो, हम ये कह सकते हैं हमारा वजन 80 किलो, तो मान सकते हैं। आपका वजन मान लीजिए कि 90 किलो, आप कह सकते हैं हमें कुछ कम करके 85 किलो होना चाहिए, पर तो ये तो नहीं कह कि नहीं शरीर खत्म कर देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी से चिंता इसलिए होती है कि ये संविधान के जो मौलिक स्वरूप है, क्या इसको तो खत्म नहीं कर देगी, मूल स्वरूप। और दूसरा क्या है कि ये जो बहस चली है, चर्चा चली है सनातन के नाम की चर्चा, तो ये चर्चा का अर्थ क्या है, सनातन का मतलब क्या है, और सनातन किस तारीख से आप शुरू करेंगे। ये चिंता इसलिए लगती है और सच्चाई आधारित लगती है कि सनातन की शुरुआत अगर आप 14वीं सदी से करेंगे, 15वीं सदी से करेंगे, तो फिर आप सनातन नहीं है। सनातन का मतलब तो है कि जो सबसे आरंभिक है। तो जो सबसे आरंभिक दौर था उसमें कोई धर्म नहीं था, उसमें ना कोई हिंदू धर्म था, ना कोई इस्लाम धर्म था, कोई और धर्म नहीं था, कोई उसमें कोई जाति प्रथा नहीं थी, उसमें कोई भेदभाव नहीं थे। आदमी था, कोई खेती कर लेता था, कोई लकड़ी से काम कर लेता था, कोई फल से काम, ज़्यादा छोटी सी दुनिया थी। तो मेरा कहना यह है कि धर्म के तात्पर्य को फैलाओ, मानवता तक सीमित रखो, बराबरी तक लाओ, ये लड़ाई बंद करो, इतिहास की गलतियों को स्वीकार करो। जो हमने कांग्रेस से कहा वो मैं भाजपा से भी कहना चाहता हूँ कि आपके इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में जाति के नाम पर जो अन्याय हुए हैं, जातियाँ हुई हैं, उसको स्वीकार करो और उसको बदलो आगे कि भाई क्यों आपने नहीं की, उनने की है ना। आपने मल्टीनेशनल कंपनी को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है, और आज की जो सरकार है, मोदी सरकार, मतलब ये कॉरपोरेट पोषित मानी जाती है। तो क्या लगता है कि इस सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर, और क्या किस नज़र से देखते हैं आप इसे? देखिए, WTO का एग्रीमेंट तो कांग्रेस सरकार जमाने हुआ था। 1 जनवरी 1995 सी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो वैश्वीकरण की जो नीति थी, जो वैश्विक पूंजीवाद का हथियार था, उसको एक प्रकार से अधिकृत रूप में लाने का काम तो कांग्रेस सरकार ने किया था, जिसका समाजवाद हमेशा से विरोध करता है। नहीं, समाजवादी विरोध करते आज भी कर रहे हैं, पर समाजवादी विरोध सच्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सुबह थूकती है और शाम को चाटती है। अब आपको थोड़ा शब्द कठिन लगा मेरे में, सच क्या, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था स्वदेशी जागरण मंच, और स्वदेशी जागरण मंच क्या कहता था,
एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो अब 30 साल गुलाम रहे हैं, अब तो सैकड़ों आ रही हैं, हम कितने साल गुलाम रहेंगे। गांव गांव में स्वदेशी लाओ हिंदुस्तान बचाओ, देश स्वदेशी लाओ देश बचाओ नारे लगते थे। और डंकल अंकल नहीं चलेंगे, डंकल का कांटा नहीं चलेगा वगैरह वगैरह ऐसे नारे लगाए जाते थे, है ना। और ये कुछ लोगों को शुरू कर दिया था, और वही पार्टी का सबसे ज़्यादा विदेशी पार्टी ला रही है। और उन्हीं के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार तो अपराधी थी, है, मैंने मान लिया, परंतु भारतीय जनता पार्टी इससे बड़ी अपराधी है कि आप तो ये कह के आए थे ना कि हम स्वदेशी लाएंगे, हम विदेशी हटाएंगे। अटल जी प्रधानमंत्री बने, उनने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले विदेश मंत्रालय शुरू किया। हिंदुस्तान की सरकार में कभी विदेश मंत्रालय होते नहीं, का मंत्रालय था ही नहीं। पहले मंत्री बने हैं मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो बने श्री अरुण शौरी, और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। बोलिए, थूक के चाटा। अच्छा, दूसरा ये साहब अरुण शौरी साहब को बुलाया संघ वालों ने नागपुर में, उन्होंने वहाँ अम्बेडकर के खिलाफ भाषण दिया, और उनकी पुस्तक भी छपी बाद में। जो अपराध शुरू किया था कांग्रेस पार्टी ने, अब इस सरकार ने इसको चरम फैला दिया है। आज हिंदुस्तान का हर क्षेत्र विदेशी पूंजी के गिरफ्त में जा रहा है, और जो हमको आंकड़े सरकार बता रही है, इन आंकड़ों में को देखने के नजरिए अलग प्रकार के। आज कहा जा रहा है कि साहब वहाँ पर हथियार बनाते हैं। अभी आपने फ्रांस से जो डील किया है राफेल का, कितने हज़ार करोड़ का है, कितने लाख करोड़ का है। आप देखिए कि हिंदुस्तान के सरकार का जो रक्षा का बजट है, ये पहुंच गया है देश के कुल बजट के 20%, है ना। आप एक जो रक्षा का बजट है, उस बजट का आज भी आप 60% 65% खर्च कर रहे हैं हथियार भगाने पर। तो आपका हथियार किसको बेच रहे हैं आप? अमेरिका हथियार ले रहा है आपसे, रूस ले रहा है आपसे, चीन ले रहा है आपसे, यूरोप ले रहा है आपसे, अफ्रीका के छोटे मोटे देश, इनको आप कोई बंदूक भेज दे रहे हैं, कुछ भेज दे रहे हैं, ये है ना। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इस पर आज भी पूंजी जो है, विदेशी पूंजी, इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, जनतंत्र के जो दो बड़े हथियार थे, उन दोनों हथियारों को इस विदेशी पूंजी ने बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई, खत्म किया है। वो क्या? जनतंत्र के दो बड़े हथियार हैं, एक है सविनय अवज्ञा, सिविल नाफरमानी, और दूसरा होता है मीडिया, प्रचार तंत्र। अब ये दोनों के ऊपर पूंजीवाद हावी है, और इस कदर हावी हो चुका है कि सत्य का पता नहीं, असत्य ही सामने दिख रहा है। जनतंत्र के लिए जो सिविल नाफरमानी थी, खत्म हो गई है। आज एक बड़ा अपर मिडिल क्लास तैयार हो गया है, जिसके लिए कोई लोग बराबरी से लेना नहीं देना नहीं है। तो जनतंत्र को खतरा इसलिए आज है कि सरकार के दिमाग में तानाशाही है, और जनता लड़ना भूल गई है। अगर जनता लड़ना जानती जाए, इसीलिए हमने भी नगरी में कहा कि नगरी देश के लिए मॉडल है, इसलिए मॉडल है कि जो शांतिपूर्वक लड़ना सिखा रहा है। तो आज देश के लिए इस बात की आवश्यकता है कि संविधान बचाना है, जनतंत्र बचाना है, पार्लियामेंट बचाना है, सांप्रदायिकता से बचाना है, तो देश को लड़ने का सीखना चाहिए। ये आखिरी सवाल है छत्तीसगढ़ को लेकर। एक बस्तर, दूसरा सरगुजा, दो वनांचल हमारे यहाँ। तो अमित शाह कह रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को हम नक्सल मुक्त भारत अभियान चलाया हुआ है, जो खत्म कर देंगे। और एक हसदेव में जो वनों की कटाई हो रही है, उसको लेकर कहीं भी वो उस तरीके से वो मुद्दा उठ नहीं पा रहा है जो समाज में उठना चाहिए। जंगल काटे जा रहे हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो गृहमंत्री जी हमारे, वो समयबद्ध लक्ष्य तय करने के अभ्यास है। उनके स्वभाव को हर चीज़ पे गुणा लगा के बताते इतना हम कर देंगे। इससे उन्होंने कहा था ना कि 400 के पार, तो होगा कुछ। हाँ, कहीं भी जाते हैं, चुनाव में जाते हैं, तो वो यही कहते हैं। अगर मान लो कि आप यहाँ की, यहाँ छत्तीसगढ़ में मान लो 90 सीट है, तो आगे कहेंगे कि 70 के पार। 2018 में 65 पार कहा था। और वो कांग्रेस की गलती है ना वो। तो कांग्रेस ने कोई कम अपराध नहीं किए हैं। अगर ये 5 साल के बाद हारे हैं,
तो उनको सोचना चाहिए कि आपका दिमाग कहाँ था, आप एक जनता के समालों के साथ क्या किया, आप खाली इस पर जिंदा हो गए। बस्तर में जो उन्होंने टारगेट तय किया है वो आप व्यक्तियों को मारने का टारगेट है, एक। दूसरा, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप के टारगेट को भी मैं थोड़ी देर कुछ रोक लेता हूँ, सुन लेता हूँ। आप वो सूची जारी करिए कि कितने लोग नक्सल हैं, उनके नाम क्या है, कितने इनामी है, कितना इनाम है, नाम भी चुनिए। हमें नाम तो बता दो कि भाई इतने समय 100 लोग हैं, 100 में ये लोग हैं, ताकि जो जब लोग मरेंगे तो हम जान जाएंगे भाई 100 में से लोग मर गए। अभी तो ये है कि जो मर गया वो नक्सली है, जिसको मार दिया वो नक्सली, वो नक्सली है। मार दिया, हाँ, मार गया वो नक्सली हो गया। एक बात। दूसरी बात क्या है कि आप व्यक्ति को मार सकते हैं पर विचार नहीं मार सकते। पार्टी और विचारधारा। तो ये जो सियाबा का अंचल है ये अहिंसा का टापू है। आपको नक्सल को मारना पड़ रहा है ना, वहां नक्सल पैदा नहीं हो पाया, वो विचार पैदा नहीं हुआ, आजू बाजू से बहुत प्रयास हुआ, नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि अहिंसक सिविल लापरवाही वहाँ जीवंत परंपरा बनी। तो बस्तर में भी उनको चाहिए कि वो बस्तर को नक्सल समस्या से निदान करना चाहते हैं, हम भी चाहते हो, क्योंकि इसने लोकतांत्रिक स्पेस को कम किया है, नष्ट किया है। नक्सल मित्रों के चलते ही ये भाजपा वहाँ पैदा हुई है, समाजवादी का स्पेस कम हुआ है, जनतांत्रिक स्पेस भी कम हुआ है। तो नक्सल समस्या का निदान होना चाहिए। पर मैं कहना चाहता हूँ कि विचार के तौर पर साथ साथ छाप करना चाहिए कि वो विचार अहिंसा का पैदा हो। हसदेव के इलाके में आप प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं और वहाँ पर आप जंगल काट रहे हैं, यहाँ आप जंगल के नाम पर नक्सल को मार रहे हैं। और मैं आपको फिर बताऊं कि ये जो लक्ष्य तय हो रहा है ये लक्ष्य नक्सल को समाप्त करने को नहीं है। इस लक्ष्य के पीछे बड़े बड़े कारपोरेट्स को जो जमीनें देना है, तो उनके लिए मार्ग साफ का कंटका कीर्ण मार्ग जो है उसके कांटों को साफ करने का लक्ष्य है। एक इसका कारण है। सारा छत्तीसगढ़ आज क्या हो गया? अकेले आपने हसदेव की बात की, आप रायगढ़ में चले जाइए, एक नदी है केलो नदी, वहाँ बनी थी केलो परियोजना जब श्यामचंद्र जी मुख्यमंत्री होते थे। 80 गांव के लिए पानी को देने के लिए वो योजना बनी थी, सिंचाई विभाग का पैसा है। एक बूंद पानी क्या किसी गांव को मिल रहा है? हमारी पार्टी है लड़ने वाली पार्टी, हमारी पार्टी की महिला थी सुखवती, जो पानी के सवाल को लेकर, सत्यभामा, हिंदुस्तान में पानी के सवाल को लेकर कोई शहीद है तो शहीद लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की महिला है सत्यभामा। पानी के सवाल को लेकर अनशन किया लगा था और उसमें मौत हुई बेचारी की। और कांग्रेस सरकार थी तब, पर क्या किया था उन लोगों ने? जो लोग लड़ रहे थे उनके ऊपर 30 का मुकदमा चलवा दिया। ये जो जनतंत्र की बात करते हैं हमारे मित्र राहुल गांधी, हम उससे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी पार्टी बाप तो खोजो, तो तुमने क्या किया है? सत्यभामा की मौत के बाद में आपने क्या किया? नंदन गुप्ता, हमारा नंदन गुप्ता जो लड़ने वाला था, जो लोग अनशन बैठे थे, उनके खिलाफ FIR की 30 का मुकदमा दायर कराया और हरियाणा में जाकर मुकदमा दायर करा दिया। आप देखिए तमाशा, सारा पानी कहाँ जा रहा है? जुद्दल के पास। पूरा रायगढ़ आप ऐसा बन गया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप जाइए, जहाँ तोपें चली हैं, वहाँ आपको कम धुआं मिलेगा जितना धुआं और धूल आपके लिए रायगढ़ में मिलेगी। स्पंज आयरन आपने स्पंज का हब बना दिया। तो आप क्या बनाना चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ को अगर बनाना है, मैं तो जब नया राज्य बन रहा था तब भी 2000 में 26 नवंबर के जो जुलूस बना था, 1 नवंबर के दिन हम यहाँ जुलूस लेके आए थे और हमने मांग की थी कि जश्न मनाना बंद करो, पानी का प्रबंध करो। हम आज भी कहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को अगर बेहतर बनाना है तो आप यहाँ के खर्च के ऊपर टाका मत डालिए, आप छत्तीसगढ़ के गांव को पानी दीजिए, खेत को पानी दीजिए, छत्तीसगढ़ को किसान राज्य बनाइए जो बनना चाहिए। तो हमारे साथ थे रघु ठाकुर जी, जिन्होंने देश की मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को लेकर, अखंड भारत से लेकर भारत महासंघ और मतलब समाजवादी और छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में, बस नक्सलवाद के परिदृश्य में, और कांग्रेस, समाजवादी पार्टियों, मतलब जो अलग अलग समाजवादी पार्टियां हैं, और भाजपा और संघ को लेकर बात की। कैमरा पर्सन परवेश के साथ दानिश अनवर, द लेंस।